आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष का बजट देश के लिए कई मायनों में खास रहा। ये पहला मौका है कि बजट को महिला वित्त मंत्री ने तैयार किया और महिला राष्ट्रपति ने ही बजट को मंजूरी भी दी है। नारी शक्ति को समर्पित आज का ये बड़ा दिन। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सनसेट टीवी पर। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ आज की खबर में मैं हूं आपके साथ दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। राज्यों की सुर्खियों और मौसम के हाल पर भी डालेंगे नजर। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में वित्त मंत्री ने पेश किया आम बजट। 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं। महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की जमा सीमा 30 लाख रुपए करने का प्रस्ताव। एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपए के साथ नई क्रेडिट गारंटी योजना की होगी शुरुआत। सीमा शुल्क घटाने से इलेक्ट्रॉनिक वाहन, मोबाइल समेत कई वस्तुएं होंगी सस्ती। कृषि कर्ज लक्ष्य को 20 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा बजट। आम बजट का उद्योग जगत समेत सभी वर्गों ने किया स्वागत। सेंसेक्स 158 अंकों की बढ़त के साथ 59,708 अंक पर बंद। निवेशकों में आम बजट प्रस्तावों को लेकर खुशी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन, 2 विदेशी स्कीयर की मौत, कई लोगों के हताहत होने की आशंका। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार तीसरे दिन यातायात के लिए रहा बंद। और अब खबरें विस्तार से और शुरुआत आम बजट से जुड़ी खबरों के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमृत काल का पहला बजट है जिसमें सप्तऋषि की तरह 7 प्राथमिकताएं हैं। इसमें समावेशी विकास, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र, अंतिम छोर तक पहुंच, बुनियादी ढांचे का विकास और सक्षमताओं का पूरा इस्तेमाल शामिल है। वित्त वर्ष 2023-24 में कुल व्यय 45.03 लाख करोड़ रुपए रहेगा, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 7.5% अधिक है। बजट की हाइलाइट्स की बात करें तो करदाताओं को बड़ी राहत दी गई है। नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा मौजूदा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए की जाएगी। कर संरचना में स्लैब की संख्या को 6 से घटाकर 5 कर दिया गया है। एक नई लघु बचत योजना महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत आंशिक निकासी विकल्प के साथ 7.5% की निश्चित ब्याज दर पर 2 साल के लिए 2 लाख रुपए तक जमा किए जा सकेंगे। बागवानी फसल के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पादप कार्यक्रम का शुभारंभ 2,200 करोड़ रुपए से किया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। अगले 3 वर्षों में 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में करीब 39,000 अध्यापकों और कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। पीएम आवास योजना के लिए परिव्यय 66% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया गया है। गोवर्धन योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए के कुल निवेश के साथ 500 नए अपशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य उद्योग को ध्यान में रखते हुए 20 लाख करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाएगा। पीएम कौशल विकास योजना का विस्तार होगा। 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। गुणवत्तापूर्ण पुस्तकें विभिन्न उपकरणों के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना भी की जाएगी। डिजिटल पुरालेख संग्रहालय में 1 लाख प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के साथ भारत साझा पुरालेख निधान स्थापित किया जाएगा। अगले 3 साल में अमृत धरोहर योजना लागू की जाएगी, जिसमें दलदली जमीन के अधिक से अधिक उपयोग और जैव विविधता को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। एमएसएमई के लिए 9,000 करोड़ रुपए की संशोधित ऋण गारंटी योजना की शुरुआत की गई है।
चुनिंदा चीजों पर सीमा शुल्क घटाकर 13% किया गया है। आम बजट में आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है। नए टैक्स सिस्टम में आयकर स्लैब की संख्या 6 से घटाकर 5 कर दी गई है। अब 7 लाख तक की सालाना आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब तक ये सीमा 5 लाख रुपए थी। नए टैक्स सिस्टम के मुताबिक 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख 10% टैक्स, 9 से 12 लाख की आय पर 15%, 12 से 15 लाख की आय पर 15% टैक्स और 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% टैक्स लगेगा। I propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. आम बजट में कपड़ा, कृषि के अलावा अन्य वस्तुओं पर सीमा शुल्क दरों की संख्या 21 से घटाकर 13 करने का प्रस्ताव किया है। लिथियम आयन बैटरियों की मशीनरी पर सीमा शुल्क को घटाकर 13% करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा बजट में सिगरेट पर NDCD शुल्क 16% बढ़ाया गया है। लिथियम आयन बैटरियों पर सीमा शुल्क घटाने से इलेक्ट्रिक वाहन सस्ते होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि लिथियम आयन बैटरी पर शुल्क में छूट को 1 और साल के लिए जारी रखा जाएगा। इसके अलावा मोबाइल, टेलीविजन के कलपुर्जे के लिए भी सीमा शुल्क में राहत दी गई है। वित्त मंत्री ने मोबाइल फोन विनिर्माण के लिए कुछ सामान के आयात पर सीमा शुल्क कटौती की घोषणा की है। सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए झींगा फीड पर सीमा शुल्क कम करेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रयोगशालाओं में निर्मित हीरों को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क में छूट दी जाएगी। कुछ कलपुर्जों पर सीमा शुल्क में कटौती से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। दूसरी ओर सोने और चांदी के उत्पादों पर सीमा शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। सिगरेट आयातित साइकिल और खिलौने आयातित कारें और इलेक्ट्रिक वाहन के साथ ही कंपाउंडेड रबड़ महंगी हो जाएगी। MSME के लिए 9,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 1 अप्रैल को संशोधित ऋण गारंटी योजना पेश की जाएगी। MSME के लिए नई क्रेडिट गारंटी स्कीम लाने का प्रस्ताव किया गया है। इससे उसके लिए लोन भी सस्ता हो जाएगा। कोविड पीरियड के दौरान अगर MSME कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट ना कर पाए हों तो बिड या परफॉर्मेंस सिक्योरिटी से जुड़ी रकम का 95% हिस्सा सरकार और सरकारी एजेंसियां उन्हें वापस करेंगी। सरकार ऋण प्रवाह को सुगम बनाने और वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री की स्थापना करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि वित्तीय क्षेत्र के नियामकों को मौजूदा नियमों की व्यापक समीक्षा करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार IFSC गिफ्ट सिटी में पंजीकरण और मंजूरी के लिए एकल खिड़की तंत्र भी स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत फॉर्म भरने वाली कंपनियों को तेज प्रतिक्रिया देने के लिए एक केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। विवाद से विश्वास 1 relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide
This will provide relief to the MSMEs. Vivad Se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. सरकार ने बुधवार को पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए अगले वित्त वर्ष के लिए कृषि ऋण लक्ष्य को 11% बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की है, जिससे किसानों को रियायती दरों पर अधिक कृषि कर्ज मिल सकेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 का बजट पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक नई उपयोजना 6,000 करोड़ रुपए के लक्षित निवेश के साथ शुरू की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सरकार 1 करोड़ किसानों को सुविधा प्रदान करेगी और राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग सूक्ष्म उर्वरक और कीटनाशक निर्माण संजाल बनाने के लिए 10,000 जैव लागत संसाधन केंद्र भी स्थापित करेगी। इसके अलावा सरकार 2,200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को बढ़ावा देने के लिए आत्मनिर्भर स्वच्छ पौध कार्यक्रम शुरू करेगी। कृषि स्टार्टअप इकाइयों के प्रोत्साहन के लिए सरकार एक कृषि त्वरित कोष स्थापित करेगी। भारत को मोटे अनाज श्री अन्न का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय मोटा अनाज अनुसंधान संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में समर्थन दिया जाएगा। Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri startups. वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में रक्षा, रेलवे और परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि में इजाफा किया गया है। बता दें कि वित्त वर्ष 2023-24 के आम बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित राशि बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है, जो पिछले साल 5.25 लाख करोड़ रुपए थी, जिसमें पूंजीगत व्यय के लिए कुल 1.62 लाख करोड़ रुपए अलग रखे गए हैं। इनमें नए हथियार, विमान, युद्धपोत और अन्य सैन्य साजो सामान की खरीद शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि 2023-24 के आम बजट में रेलवे के लिए पूंजीगत परिव्यय को बढ़ाकर 2.40 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। लोकसभा में बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि रेलवे को 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। अंतिम और प्रथम मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है, जिसे 75,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ प्राथमिकता के आधार पर लिया जाएगा। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा बजट में की गई है। बजट में स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ का ऐलान किया गया है। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए 35,000 करोड़ की घोषणा की गई है। वैकल्पिक ऊर्जा के विकास पर भी जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि हाल ही में घोषित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की मदद से जीवाश्म ईंधन के आयातों पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी। देश में 2070 तक शून्य कार्बन का लक्ष्य रखा गया है। लद्दाख में रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 20,700 करोड़ का ऐलान किया गया है। अर्थव्यवस्था को विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए
4000 मेगावाट की क्षमता वाली बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को सहायता दी जाएगी। The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में आम बजट 2023-24 पेश करने के कुछ ही देर के बाद इसकी प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी। दोपहर करीब 1:30 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। वित्त मंत्री ने बजट की प्रति सदन के पटल पर रखी और उसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व मंत्री रामकृपाल सिन्हा के निधन की जानकारी सदन को दी। सदन ने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम बजट 2023-24 को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा है कि ये विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। बजट में पीएम विकास योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे मेहनत और सृजन करने वालों के लिए बजट में पहली बार योजना लेकर आई है, जिससे उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर आई है। गांव से लेकर शहर तक में रहने वाली हमारी महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उन्हें अब और ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। वहीं बजट को लेकर क्या कहा केंद्रीय मंत्रियों ने, आइए जानते हैं। रेलवे के लिए प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि कई वर्षों से जो इन्वेस्टमेंट की रेलवे में कमी थी, जिसके कारण रेलवे का जो पोटेंशियल है वो अचीव नहीं हो पाता था, उसको पूरा करके आज 2,41,000 करोड़ का रेलवे के लिए बजट एलोकेशन किया गया है कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए। बहुत ही बड़ा चेंज है ये, और इससे जो हमारे 800 करोड़ पैसेंजर्स हैं साल भर के, 2.5 करोड़ डेली, उनको उन सब के एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा।
देश की अर्थव्यवस्था को लंबे अरसे तक बल देने वाला, एक फाउंडेशन क्रिएट करने वाला बजट आज माननीय निर्मला जी ने पेश किया है। एक ऐसा बजट जो लगभग हर वर्ग की चिंता करता है, एक ऐसा बजट जो अगर मेरे क्षेत्र देखें तो वस्त्र विभाग हो या इंडस्ट्री हो, आयात निर्यात हो, उस पर भी बहुत गहराई से ध्यान देता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए पर्याप्त मात्रा में धनराशि उपलब्ध कराता है कि हम सभी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे पाए। और इसी प्रकार से हर क्षेत्र में, डिफेंस में रिकॉर्ड बजट है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग गत 4 वर्षों में 3 गुना कर दी गई है। और रेलवे का तो बताया कि पिछले 7-8 वर्षों में लगभग 9 गुना कैपेक्स के लिए प्रावधान किया गया है। तो हर तरीके से माननीय वित्त मंत्री ने एक ऐसा बजट दिया है जो भारत को बहुत लंबे अरसे की छलांग लगाने के लिए पहला कदम के रूप में देखा जा सके। ये बजट जो है ये बहुत बढ़िया बजट है। इट इज अ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बजट। इट कम्स एट अ टाइम जब पिछले 2 साल द डिफिकल्टीज वी हैड टू नेगोशिएट थ्रू अ वेरी डिफिकल्ट इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। महामारी के दौरान आपको याद होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी had virtually come to a total stop in March 2020. Today, thanks to the far-sighted policies of the Honorable Prime Minister, we are back to pre-COVID levels of economic activity in every area. In that, the government's economic policies and the budgets have contributed. अब मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूं। ये जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, पहले 5.5 लाख करोड़ था, फिर वो 7.5 लाख करोड़ हुआ पिछले साल, और इस साल के बजट में उसकी प्रोविजनिंग 33% बढ़ा के 10 लाख करोड़ हो गई। वहीं बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट लोक कल्याणकारी है। यह गरीब किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों को आर्थिक रूप से पिछड़े, मध्यम वर्ग और सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। I congratulate Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Finance Minister Srimati Nirmala Sitharaman ji, and her entire team for this all-inclusive growth-oriented and visionary budget. This budget highlights the core vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, as it brings out schemes for the welfare of our brothers and sisters who are at the bottom of the pyramid, as well as for the people placed at the different levels of the pyramid. इधर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि बजट में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के संदर्भ में कोई समाधान ढूंढने का प्रयास नहीं हुआ। इनकम टैक्स हमने 5 से 7 लाख कर दिया। भाई, इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है, कोई 2 लाख कोई बड़ी राहत नहीं। आज जो जिसकी सैलरी 60-65 हजार रुपये है, उनको ही थोड़ा कुछ राहत मिलता है। संसद में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश होने के बाद सेंसेक्स 158 अंक यानी 0.27% की बढ़त के साथ 59,708 अंक पर बंद हुआ। बजट भाषण पेश होने से पहले सेंसेक्स 2223.54 अंक तक उछल गया। ये बजट अमृतकाल का बजट है डेफिनेटली, बिकॉज ये 25 नेक्स्ट आने वाले हमारे 2047 में इंडिया कैसे विकसित राज्य हो सकता है, उसका एक बहुत ही अच्छा रोड मैप बजट ने दिए हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो एक विकसित राज्य को पास होना चाहिए और उसका फोकस अभी से होना बहुत ही ज़रूरत था। जो आपने देखे हैं, इस ईज़ ऑफ लिविंग के ऊपर फोकस है, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो फोकस है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ काफ़ी विजन रहा है बजट में। तीसरा पॉइंट मैं कहना चाहता हूँ
बजट में जो प्रूडेंट बिहेवियर जो प्रूडेंस हमको देखना चाहिए, वो प्रूडेंस हमको नजर आ रहा है, क्योंकि फिस्कल का पाथ का ग्लाइड पाथ का जो फाइनेंस मिनिस्टर जी ने जिक्र किए थे कि वो ग्लाइड पाथ को मेंटेन कर रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द टाइप ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग दैट वी आर सीइंग. सो दैट्स आल्सो अ वेरी गुड फोकस. अब बढ़ते हैं आगे और कुछ अन्य खबरों पर नजर डालते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में हिमस्खलन की चपेट में आने से पोलैंड के 2 पर्यटकों की मौत हो गई। स्कीइंग कर रहे विदेशी और स्थानीय पर्यटक ढलान पर थे कि अचानक हिमस्खलन की चपेट में आ गए। अब तक कम से कम 19 विदेशियों की सफलतापूर्वक उनको बचा लिया गया है और पोलैंड के 2 नागरिकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बारामूला जिले में बचाव अभियान जारी है। पुलिस दल इस अभियान में लगातार लगे हुए हैं। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। ताइवान ने चीन के 34 सैन्य विमानों और 9 युद्धपोतों की तैनाती के बीच अपने लड़ाकू विमानों को उतारते हुए अपनी नौसेना को सचेत किया है और मिसाइल सिस्टम को सक्रिय कर दिया है। यह तैनाती ऐसे वक्त में हुई है जब चीन ने ताइवान के खिलाफ संभावित नाकाबंदी या हमले की तैयारी बढ़ाई है, जिससे ताइवान के प्रमुख सहयोगी अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। पिछले साल अगस्त में पेलोसी की यात्रा पर आपत्ति जताते हुए चीन ने ताइवान के आसपास युद्धाभ्यास भी किया था और मिसाइल भी दागी थी। खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं अमृत उद्यान की तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।